गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, लेसन नंबर 7 जो हमारा चल रहा है उसमें हमने कोमल उत्तक की चोटें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हमने करवाई थी। कंट्यूशन लास्ट टाइम हमने कंट्यूशन क्या है? कंट्यूशन कोमल उत्तक के दबकर टूट जाने के कारण होता है। ये ऊपरी जो भारी दबाव होता है उसके कारण होता है, जिसे भारी त्वचा को कुछ नहीं होता। सभी सफल खेलों में खिलाड़ियों के साथ ये कंट्यूशन का बहुत ही खतरा रहता है। कंट्यूशन हमने आपको जैसे नेक्स्ट हमारी मोच स्प्रेन। मोच अस्थि रज्जु का खिंचाव और टूटने फूटने की स्थिति होती है। अस्थि रज्जु संयोजी उत्तक का मजबूत बंधन होता है जो एक हड्डी के छोर को दूसरी हड्डी के छोर से जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरी हड्डी के छोर क्या होता है? उसका सिरा होता है। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, इसके सिरे होते हैं छोर, जिसको बोलते हैं। अस्थि रज्जु शरीर के जोड़ों को मजबूत बनाता है। अस्थि रज्जु क्या होता है? शरीर के जोड़ जो होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनको मजबूत बनाता है और उन्हें सहारा देता है। उदाहरण के लिए घुटने की अस्थि रज्जु जांघ की हड्डी को पिंडली की हड्डी से जोड़ती है, जिससे व्यक्ति चल और दौड़ पाता है। हमारे शरीर में टखनों, घुटनों व कलाइयों को मोच का सबसे अधिक खतरा रहता है। हमारे शरीर में जो टखने होते हैं, घुटनों में, कलाई में मोच का सबसे अधिक खतरा होता है। स्नायु बंधन के अधिक खींचने या कहते हैं कि स्नायु बंधन के अधिक खींचने या फटने के कारण मोच होती है, ज़्यादा खींचने के कारण। उदाहरण के लिए मोच वाला टखना तब हो सकता है जब हमारा पैर अंदर की ओर मुड़ जाता है। कई बार हम चलते चलते पैर अंदर की ओर मुड़ जाना वो भी मोच का कारण बन सकता है, जिससे हमारी भारी टखने के स्नायु बंधन पर, जो कहते हैं भारी टखने के जो स्नायु बंधन है उससे अत्यधिक तनाव पड़ता है। एक मोच वाला घुटना अचानक मुड़ने को परिणाम हो सकता है और भारी हाथ पर गिरने पर कलाई मोच कहता है कि, और एक भारी तरफ हम गिरते हैं तो भारी तरफ गिरने से हाथ पर कलाई में मोच आ सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? गंभीर दर्द होता है, सूजन आ जाती है, जलन होती है। इसके मोच के प्रकार, मोच 3 प्रकार की होती है, हल्के, मध्यम और गंभीर। मोच कितने प्रकार की बताई? मोच 3 प्रकार की, टाइप्स ऑफ 3 प्रकार की बताई है। हल्के में कहता है जब कुछ अस्थि में तंतुओं का हल्का सा फाड़ शरीर का जिस भाग का होता है उनको कार्य क्षमता में कोई नुकसान नहीं होता। मध्यम कहता है अस्थि रज्जु को टूटने फूटने उनकी कार्य क्षमता को नुकसान होता है। और गंभीर में कुल कार्य क्षमता को नुकसान के साथ स्नायु बंधन का टूटना। ये 3 प्रकार की थी मोच के। इसमें उपचार की प्रक्रिया हमने बताया था। प्राइस पी, कई बार पूछ लेता है पी का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है। तो बताया आपको मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन ट्रीटमेंट स्टेप्स, मतलब प्राइस। मोच के उपचार के लिए प्राइस पद्धति है वो अपनाई जाती है। फी का अर्थ होता है प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा देना। और आर का अर्थ होता है रेस्ट, उसको आराम देना। और आई का अर्थ होता है आइस, बर्फ। जिस भी चीज़ पर जो मोचग्रस्त पार्ट्स होता है उसके ऊपर बर्फ लगाना। ई का अर्थ होता है इवलेशन। सी का अर्थ होता है कंप्रेशन, उसको दबाना। तीनों चीज़ अलग अलग हैं। अब होता है कि रगड़क या छिलना क्या होती है? रगड़क और छिलना। रगड़क खेलकूद के दौरान आने वाले सबसे सामान्य किस्म के जख्म होते हैं। खेलकूद के दौरान जो खेलते हैं, जो भी एक्सरसाइज या गतिविधि करते हैं उसके दौरान आने वाले सबसे सामान्य किस्म के जख्म है, जो सामान्यतः कठोर सतह पर गिरने के चलते हैं। जब हम किसी चीज़ पर फिसल जाते हैं और उस सतह हमारी कठोर होती है और कठोर होने के कारण हम दूरी तक फिसलते चले जाते हैं। रगड़क जैसे खिलाड़ी की जमीन पर गिरता है, फिसलता है, घर्षण के चलते त्वचा की परतें जो त्वचा की ऊपरी परत होती है रगड़ जाती है। त्वचा भारी परत जो त्वचा के ऊपर पूछ लेता है, त्वचा की जो भारी परत क्या होती है? भारी परत को त्वचा की जो एपिडर्मिस कहते हैं, और गहरी जो भीतरी परत है उसको डर्मिस कहते हैं। भारी परत को एपिडर्मिस कहते हैं और भारी परत को डर्मिस कहते हैं। जो त्वचा की जो भारी परत होती है एपिडर्मिस,
और गहरी अंदरूनी गहरी बाहरी परत को एपिडर्मिस और भीतरी परत होती है जो गहरी होती है उसको डर्मिस कहते हैं। बाहरी परत सुरक्षा प्रदान करती हो और गहरी भीतरी परत त्वचा की कसावट एवं लचक प्रदान करती है। रगड़क सामान्यतः ऐसी चोटें को कहते हैं जो त्वचा की इन परतों को हटा देती है। जो रगड़क होती है त्वचा की इन पर जो परत होती है जो सुरक्षा करती है रगड़क के दौरान ये परतों को हटा देती है। अधिकांश रगड़कें छिलछिली रगड़क होती हैं। अधिकांश जो रगड़कें होती हैं छिलछिली रगड़क होती हैं जो डर्मिस तक नहीं पहुंच पाती। छिलछिली जो ऊपरी परत को लेती है, अंदरूनी जो गहरी परत होती है डर्मिस तक नहीं पहुंच पाती नॉर्मल, और उनके चलते बहुत अधिक खून नहीं बहता। हालांकि रगड़क के चलते प्राय खून नहीं निकलता या न के बराबर खून निकलता है, लेकिन शिराओं के छोरों को जख्म पहुंचाने के काफ़ी दर्द होता है। तो बेटा ये हमारा रगड़क और छिलना था। इसको अगर ये पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है एब्रेशन क्या है। एब्रेशन वो हिंदी में भी एब्रेशन, इंग्लिश के जो शब्द है उसको कन्वर्ट कर देता है, एब्रेशन लिखता है एबेरेशन। तो आप ये सोचेंगे कि रगड़क छिलना बताया था सर ने, तो नहीं, एब्रेशन अब्रेशन रगड़क ये छिलना एब्रेशन, ये चीज को ध्यान दें। इसके लक्षण है दर्द, क्योंकि इनकी तंत्रिका अंत अनावृत होते हैं, तंत्रिका अनावृत होते हैं, थोड़ा या कोई खून नहीं निकलता। अब होता है लेसरेशन। लेसरेशन क्या है? लेसरेशन एक ऐसा जख्म है जिसके त्वचा अनियमित रूप से कट जाती है। जब किसी भी नुकीली चीज से या किसी की रगड़क लगने से या किसी चीज के नजदीक जाने से, कहता है कि अनियमित रूप से किसी चीज का नियमित नहीं हो कि भाई सफेद सी भी गए, ये फिक्स है कितना ही कटना है, अनियमित रूप से कटना किसी चीज का उसे उसका फिक्स नहीं होना, त्वचा अनियमित रूप से कट जाती है, जिसे सामान्य तौर पर कटना कहते हैं। लेकिन इस लेसरेशन के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको सामान्य रूप से कटना कहते हैं। लेसरेशन को परिभाषित करते हैं जब किसी वस्तु से त्वचा को चोट लगती है, जब किसी भी वस्तु को त्वचा की चोट लगती है तो उस जगह पर त्वचा से खून निकलने लगते हैं, उसे लेसरेशन कहते हैं। विभिन्न विशेषताओं में कौन, बल, गहराई वस्तु के आधार पर कुछ लेसरेशन की तुलना में अधिक गंभीर भी हो सकते हैं। उनका प्रभाव भीतरी ऊतकों तक पहुंच सकता है और गंभीर रूप से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेसरेशन के कुछ प्रमुख लक्षण एपिडर्मिस के टूटने की गंभीरता के रूप में देखने को मिल भी सकते हैं और मिले भी हैं। तो लेसरेशन क्या है? लेसरेशन एक ऐसा जख्म है जिसमें त्वचा के अनियमित रूप से कट जाना और खून का अनियंत्रित रूप से बह जाना और एपिडर्मिस तक उस चीज का पहुंच जाना, तो अधिक गंभीर भी हो सकते हैं। ये हमारा लेसरेशन था। अब बता इंसिजन क्या है? किसी धारदार, कहता है कि किसी भी धारदार नुकीली चीज से, जैसे टूटे हुए कांच के कटने पर इंसिजन हो सकता है। टक्कर लगने स्थिति में भी हड्डी के जो त्वचा कट जाती है, इस तरह से घाव त्वचा के तेज के चलने से बहते हैं और इसे काफी खून में निकलती है। यदि हड्डी पर चोट के चलते इंसिजन पड़ता है तो सामान्य तौर पर उस जगह पर गुंटा निकल जाता है। गुंटा मैंने बताया था जिसे हम कहते हैं एक अपनी आम भाषा में उसके टटोला सा होना, उलीला पड़ जाना, खून इकट्ठा हो जाना, गुंटा निकल आता है। आसपास को तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। चलते होने वाले गुंटा इस तरह के लेसरेशन की अपेक्षा अधिक अच्छे ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि इंसिजन वाले घाव के किनारे चिकने होते हैं और इनका अधिक आसानी से उपचार भी किया जा सकता है। इंसिजन क्या है? किसी धारदार चीज, नुकीली चीज आपस में टकराने से उस त्वचा का कट जाना और वहां उस त्वचा कट जाने के बाद एक गुंटा निकल आना, लेकिन गुंटा निकलना आसपास के तो उसके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि इंसिजन के घाव वाले जो किनारे होते हैं वो चिकने होते हैं। ये हमारा इंसिजन था। इंसिजन जगह तक मैनेजमेंट ऑफ इंसिजन ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या होते हैं? यदि घाव गहरा में हो तो खून को बाहर निकलने दें। इस तरह के घाव को आयोडीन जो टिक्चर्स या स्ट्रेस या साफ करने पर साफ किया जाए। फिर घाव को कई रुई के टुकड़ों से साफ करें। ऐसी प्रक्रिया में घाव को भीतर धूल या मिट्टी न लगने दें। अत्यधिक जो खून बह जाने स्थिति में पट्टी को कसकर बांध दें। यदि घाव बहुत गहरा हो तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से सलाह लें। त्वचा में लगी चोटों के तत्काल उपचार के लिए संक्रमण खतरे से बचे। आराम देकर दबाव बनाकर और चोटिली जगह पर जो ऊपर उठ रहा है खून के भाव को नियंत्रित करें। स्लाइड पैड की पट्टी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को उपचार और चिकित्सा संपर्क में रहें। घाव की गंभीरता का आंकलन करें। ये बेटा हमारा इंसिजन और लेसरेशन
आज के लिए बेटा यही कहूँगा, जो बढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करना, अपने